जाफराबाद में शाहरुख की चाकू मारकर की गई हत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जाफराबाद इलाके में शनिवार सुबह घर में हुई फातिमा की हत्या को पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं। पूर्व दिल्ली जिला पुलिस ने 2 कुख्यात वाहन चोर पकड़े। चोरी करके गाड़ियों को संबल बेच दिया करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है शुरू। निगम के एक होने से व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया हुई कठिन। कृष्णानगर के व्यापारियों को हो रही है तमाम परेशानियां। लाइसेंस को नहीं बनाया जा रहा है और लाइसेंस न होने पर काटा जा रहा है चालान। और त्रिलोकपुरी के 33 ब्लॉक में चोरों ने घर के बाहर से चुराई स्प्लेंडर बाइक। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार शाम को 7 बजे शाहरुख नाम के शख्स को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। परिवार ने बताया कि शाहरुख को किसी ने बुलाया था और 7:30 बजे परिवार के पास कॉल आता है कि शाहरुख का एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट अस्पताल आ जाइए। जैसे ही परिवार अस्पताल पहुंचता है तो परिवार को पता चलता है कि शाहरुख अभी तक इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। मेरे को ये पता चला इसके चाकू मार दिया। कितने चाकू मारे इसको? इसके 2 या 3 चाकू मारे हैं प्राइवेट पार्ट की तरफ। अच्छा। और थोड़ा लेफ्ट टांग में है। इसका यारी दोस्त है, वो दोस्त इसको घर से ही ले गए थे बाइक पे बैठा के। अच्छा। और फिर पीछे गली में ले आके इसे मारा है। लिपटा हुआ था कपड़ों में। बाकी ये पता चला प्राइवेट पार्ट की तरफ चाकू मारा है इसके। इतना बड़ा? ये शाम को 7-7:30 बजे करीब पता लगा था। क्या कॉल आया था आपके पास? ये उसके चाकू मार दिया, अस्पताल लेके जा रहे हैं। कितने चाकू? नहीं तो कुछ भी नहीं बताया, बस सिर्फ चाकू की बताई थी। चाकू मार दी शास्त्री पार्क हॉस्पिटल जब प्रदेश में। हाँ जी। उसका ध्यान रेफर किया फिर यहाँ लाए तो पोस्टमार्टम के लिए। घर से तो एक बाहर ये चले आया था, बिना के चले गए थे जैसे ज़्यादा रोड डेली। अच्छा। जी। कितने बजे घर से निकला था? जी जैसे गया मगरिब के टाइम पे, वो बाइक पे लेके गया था लड़का जिसने मारा उसको। जी गोवा जा रहा था। आज की 4 बजे की इसकी ट्रेन थी, सही है। 7 बजे वो लड़का इसे अपनी मोटरसाइकिल बिठा के ले गया। उसके बाद उसने क्या इनके आपस में कोई डिस्कशन हुआ हमें मालूम नहीं। उसने फिर एक छुरी उसके यहाँ मारी और एक पैर में मारी उसने। छुरी मारने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर मेरा भाई चला है। उसके बाद वो वहीं गिर गया है। तो वहाँ मेरा भाई 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा उसका ब्लड और वो मेरा भाई। फिर वहाँ पे 4 लड़के छोटे छोटे कोई थे बेचारे भाई, वो उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया कि यहाँ पे आपका भाई पड़ा हुआ है। जब मैं गया फिर मैंने अपने इस भाई को छोटे वाले को बुलाया। फिर मैंने और जगह फ़ोन करा, मैंने अपनी माता को बुलाया। वो ऑलरेडी वहाँ उन पर ही फ़ोन पहुँच चुका था, वो भी वहीं आ गई। फिर मेरी बहन आ गई। जाफराबाद इलाके में शनिवार सुबह हुई फातिमा के मर्डर को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 22 साल की फातिमा थी जिनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति और पति के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि सुहेल उर्फ शानू अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी कारण से उसने आसिफ के साथ मिलकर शनिवार तड़के घर में आकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। सोमवार सुबह खबर मिली थी कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8:48 पर उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मौजपुर में एक महिला का गला रेत दिया गया है। सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौजपुर के विजय मोहल्ला गली नंबर 13 स्थित मकान में पहुंची। यहाँ कमरे में फर्श पर महिला का खून से लथपथ शव पड़ा था। पड़ोसियों ने बताया कि 3 महीने पहले ही पति पत्नी ने किराए का मकान लेकर रहना शुरू किया था। दोनों पड़ोसियों से मिलते जुलते भी नहीं थे। मकान मालिक से पूछताछ के बाद पता चला है कि उसको भी दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने दोनों का पुलिस सत्यापन भी नहीं कराया था। दोनों के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि लड़का लड़की ने लव मैरिज की थी। लड़के घर वाले शादी के खिलाफ थे जबकि लड़की घर वाले शादी के लिए राजी थे। दोनों शादी से पहले भी एक बार घर से भाग गए थे। इसके बाद लड़की घर वालों ने भी उनसे किनारा कर लिया था और दोनों किराए पर घर लेकर रह रहे थे।
दोनों किसी भी घर में 204 महीने से ज़्यादा नहीं रहते थे। इस बीच शानू को पत्नी की कुछ लड़कों से दोस्ती के बारे में पता चला और वह उस पर शक करने लगा। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होने लगे। शुक्रवार रात वह अपने दोस्त आसिफ के साथ था। उसने पत्नी जारा को मारने का प्लान बनाया। दोनों देर रात घर में घुसे, धारदार हथियार से जारा का गला रेता और तड़के 4 बजे दोनों वहां से फरार हो गए। सुबह लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से रविवार रात दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया है। पूर्व दिल्ली जिला पुलिस ने 2 कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के संभल से आते थे और बाइक चुराकर संभल ले जाते थे। लगातार एक ही हुलिये में वाहन चोरी करने की वजह से पेट्रोलिंग करती पुलिस ने दबोच लिया है। इनकी निशानदेही पर 4 बाइक भी बरामद की गई हैं। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लगातार वाहन चोरी की वारदातों की शिकायत के बाद एसीपी मयूर विहार की देखरेख में एसएचओ पांडव नगर थाने की टीम गठित की गई और जांच शुरू की गई। आसपास के लगे सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने का पता चला कि 2 शख्स, जिसमें एक व्यक्ति कुर्ता पहने हैं और दाढ़ी बड़ी हुई है, यही दोनों बार बार वारदात के स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की और रात में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया। रात के समय पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल दीपक और सिपाही अशोक ने बिना नंबर की बुलेट बाइक पर सवार 2 लोगों को संदिग्ध मानते हुए रोका और पूछताछ की, लेकिन दोनों शख्स जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद सीसीटीवी में कैद हुई वीडियो के आधार पर कुर्ता पायजामा और दाढ़ी वाले चोर को दोनों ने पकड़ लिया। कुख्यात वाहन चोर की पहचान मोहम्मद सलीम, जिसकी उम्र 58 साल, और दूसरा फैजान, जिसकी उम्र 19 साल के रूप में हुई है। सलीम पर पहले से ही चोरी के 18 मामले दर्ज हैं और जो दूसरा है फैजान, उस पर 4 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी संभल जिले के रहने वाले हैं। कुख्यात चोरों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली से गाड़ी चुराकर उत्तर प्रदेश के संभल में ले जाकर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। दिल्ली नगर निगम के एक होने से पहले जहां स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था, अब वही निगम के एक होने के बाद कारोबारियों के लिए प्रक्रिया जटिल बनती जा रही है। नए लाइसेंस और उनके नवीनीकरण में लोगों को निचले स्तर के कर्मचारी और निरीक्षकों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया सरल की जाए। लाइसेंस जरूरी है। व्यापार के लिए लाइसेंस को समय पर नहीं बनाया जा रहा है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। व्यापारियों पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है। निगम में जो एकीकरण हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी प्रक्रियाओं में चेंजिंग आई है, जिसकी वजह से लोग बागों को जो हम लोग रात दिन फेस करते हैं और लोग बाग हमारे को बताते हैं और हम लोग भी खुद फेस करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस लेने में, हेल्थ लाइसेंसेस लेने में, सीधी बात है व्यापार करने में, जो भी हमें व्यापार करना है उसके अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज हमें व्यापार हम चालू करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें लाइसेंस ही नहीं मिल पाता। और लाइसेंस हम किसी तरीके से व्यापार चालू भी कर लेते हैं तो एमसीडी हमसे पूछने आ जाती है कि भाई आपका लाइसेंस कहाँ है, लेकिन हम उनको दिखाते हैं हमने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अप्लाई हमने किया हुआ है, उसको वो वैलिड नहीं है जब तक आप उसको नहीं ले लेते। ट्रेड लाइसेंस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है सभी को, व्यापारियों को। जब हम व्यापारियों के साथ बैठते हैं तो सभी अपनी दुविधा अपने सामने रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस एमसीडी में जो ट्रेड की प्रक्रिया लाइसेंस की उसको और सरल बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इस व्यापार अपना प्रारंभ कर सके। और ट्रेड लाइसेंस की वजह से इतनी प्रॉब्लम है, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। आज हमारे से प्रोसेसिंग फीस बार बार ली जाती है। क्यों ली जा रही है? जब एक बार प्रोसेस हो गया तो नहीं लेनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बार बार मांगे जाते हैं। जब बिजली का बिल, आधार कार्ड की कॉपी, एप्लीकेंट की फोटो और दुकान की फोटो एक बार हमने सबमिट करा दी तो अगले साल भी वो मांगी जाती है। क्यों? क्या मेरी फोटो में चेंज आ गया या मेरी दुकान की फोटो में चेंज आ गया? दोबारा मांगे जाते हैं। हमारे से बाई चेक पेमेंट नहीं कर सकते। आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड होना चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं उन पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं होता, उनको पेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम है कि वो पेमेंट को जमा कैसे कराएं, क्योंकि चेक से हम जमा नहीं कर सकते, कैश हम जमा नहीं कर सकते। दिल्ली में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस पर इस पर कोई लगाम लगाने में सफल दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों से वाहन चोर इलाके में अनोखी चोरियां कर रहे हैं, जो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को निशाना बनाते हैं जिनकी एवरेज ज़्यादा है। मामला मयूर विहार थाने के त्रिलोकपुरी के 33 ब्लॉक का है, जहां पर रविंद्रकांत रोजाना की तरह देर शाम अपनी ड्यूटी से लौटे थे और गली के कोने पर अपनी स्प्लेंडर बाइक खड़ी की।
लेकिन अगले दिन सुबह जब बाइक के पास पहुंचे तो उनकी बाइक गायब थी, जिसके बाद काफ़ी तलाशने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और आसपास के लगे सीसीटीवी खंगाला तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। सर मेरी स्प्लेंडर चोरी हुई है। रोज़ की तरह जैसे लाख खड़ी करता, दूसरी जगह खड़ी कर दी। फिर मैं सुबह अगले दिन उठा तो सुबह देखा मैंने मेरी बाइक यहाँ से गायब थी। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में बाइक यहाँ पे चेक करवाई, कैमरा लगा हुआ सामने, उस कैमरे में चेक करवाई तो देखा था उसमें 2 बंदे आए थे स्प्लेंडर पे जो मेरी बाइक उठा के ले गए। और भी गाड़ियाँ थी? हाँ सर, 3 बुलेट खड़ी थी प्लस 2 स्कूटी खड़ी थी, उनके पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, आमने सामने और गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं छेड़ी, सिर्फ स्प्लेंडर निकाली है मेरी। ये गाड़ी इसलिए टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर ये एवरेज में सबसे ठीक है गाड़ी, और यही लोग बहुत पसंद करते हैं गाड़ी, क्योंकि तो पेट्रोल बचे है फलाना। तो 4-5 गाड़ी यहाँ से पहले भी चोरी हो चुकी है। अच्छा, सीसीटीवी में दिख रहा है कि 10-12 गाड़ियाँ है, उसके बावजूद वो एक ही गाड़ी को निकालता है, इस स्प्लेंडर को ही निकालता और कोई निकालता। पूर्व दिल्ली के शादरा का शालीमार पार्क में सड़क के किनारे तन्मयता से जूते और चप्पलों की मरम्मत करते हुए रामदास ने कभी सपने में नहीं देखा था कि वह हवाई जहाज में बैठेंगे। रामदास की तरह ही गांधीनगर, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर और विश्वासनगर के लगभग 40 ऐसे मोची थे जो कुछ दिन पहले तक हवाई जहाज में बैठने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा हुआ है। वो पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूर्व दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी इस दौरान उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इन 40 मोची को हवाई जहाज से बैठा कर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले गए, जहां पर काशी विश्वनाथ के साथ संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की है। जब उन्होंने एक मोची से अपने बूट पॉलिश करवाए तो उसकी दरिद्रता देख के फटी बनियान और पजामा भी फटा हुआ, कहता है इन लोगों के लिए कीजिए। उन्होंने उनसे बातचीत की, ये दिन में 200 रुपये 250 रुपये नहीं कमा पाते, 4-4, 5 बच्चे हैं। तो हमने कहा कि हम अगर 10,000 भी इनको दे देंगे तो इनका उत्थान नहीं हो सकता। मैं भाई साहब, मैं इनके सपनों की उड़ान इनको हवाई जहाज में बिठाऊंगा। उन्हें बहुत अच्छा विचार है, कब बिठाओगे? मैं भाई साहब मोदी के जन्मदिन पर कहता है ये तो उत्तम, मैं भी यही कहने वाला था आपसे। तो उन्होंने कहा कि मोदी के जन्मदिन पे 17 सितंबर को हम सब मिलके मोदी जी के जन्मदिन पे उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करें। पहली बार किए हैं हम लोग यात्रा, कभी तो ढंग से 2 पैसे कमा नहीं पाते हैं, 200-400 कमा करके घर के गुजारा करते हैं, बच्चे के पालते हैं दिन भर कमा करके। तो हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, और जो भी यात्रा कराए बाबूजी की वजह से हो रहा है, अग्रवाल जी की वजह से। पूर्व दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो सड़क स्थिति बेहद खराब है, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने के लिए कोई विभाग आगे नहीं आता। हालांकि बार बार सरकारी दावा करती है कि सड़कों की मरम्मत की जा रही है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने बनी सड़क की जीटीबी जनरल अस्पताल तक जाती है और यहाँ कई फैक्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब है। लोगों को आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, कई बार तो रिक्शे पलट जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, रात के समय लाइट ना होने से हादसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क के मैडम आप देख ही रहे हो, सड़क तो ये काफ़ी दिन से टूटी हुई है, आने जाने वाले में भी दिक्कत होती है, रात में तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात में ट्रैफिक इधर का भी 2 रोंग साइड दोनों एक साइड हैं इसमें, तो आने जाने में दिक्कत भी होती है बहुत ज़्यादा आने जाने वाले को। मेट्रो स्टेशन भी पास है, बैंकेट हॉल भी पास में ही है यहाँ। तो ये बहुत सालों से है, तो सालों से तो मैं देखता आ रहा हूँ, 6 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। पानी भर जाता है यहाँ, एक दूसरे से बच के जाना पड़ता है कि छींट ना आ जाए। लोग गिर जाते हैं, रिक्शा पलट जाता है, सवारियों को चोट लग जाती है, रोज निकलते मरीज तो हजारों संख्या मरीज निकलते हैं जीटीबी जनरल। कभी नहीं हुआ तो हमेशा खुदाई होती रहती है यहाँ पे। तो मैडम सड़क की वजह से सारी परेशानी है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पे पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, जीटीबी पास में, जनरल पास में, इतनी दिक्कत हो जाती है, कई बार तो 1-1 घंटे का जाम लग जाता है यहाँ पे। लाइट नहीं रहती मैडम, नहीं रहती लाइट लगी नहीं, लाइट लगती है, जलती नहीं है रात में। फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण करने की बात बार बार कही जाती है और कुछ जगहों पर सौंदर्यीकरण की भी किया जाता है, लेकिन कई जगह केवल कागजों में ही सौंदर्यीकरण को दिखाया जाता है, लेकिन असल में सौंदर्यीकरण का नाम और निशान नहीं होता। जी हम बात कर रहे हैं शादरा फ्लाईओवर की, जहां पर काफी समय से लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम नहीं किया गया है। सौंदर्यीकरण की बात की गई थी, जिससे यहाँ गंदगी फैली रहती है, आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, असामाजिक तत्वों से लोग परेशान होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सौंदर्यीकरण में तो ऐसे काम कोई अभी नहीं हुआ, केवल यही जो रेलिंग वोलिंग लगी यही सब लगे। पौधे नहीं लगाए गए? पौधे नहीं लगाए गए।
टाइल तो इसलिए ये जो टूटी थी, इसमें जो है अंदर काम चल रहा था साइड में, इसकी वजह से इसको तोड़ के तब से रिपेयर नहीं किया गया। बहुत कूड़ा वूड़ा लोग यहीं पे फेंक जाते हैं अपने घरों का भी, और चलते फिरते मतलब कि हमें उसमें भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे मतलब कि सब बैठे रहते हैं, बेघर वगैरह भिखारी वगैरह सब यहीं पे अपना वो करते हैं। शाम के समय तो बहुत बुरी हालत होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यहीं पे अपना डेरा जमाते हैं, यहीं पे सो जाते हैं। प्रशासन को यहाँ पे पार्किंग के यहाँ पे छोटे छोटे पार्क वगैरह अलाउड करने चाहिए, ताकि जैसे कोई भी जैसे मेट्रो से उतर कर आता है तो थोड़ा देर यहीं पे रिलीफ कर ले, यहीं पे आराम कर ले। नहीं, इसके नीचे कोई सौंदर्यीकरण नहीं, कोई ये देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, ये देखो ऐसे वैसे, ये आप सामने देखो, ये भी कुछ नहीं, ये भी जो हुआ था ये भी तोड़ ताड़ के किसी ने फेंक दिया, कोई सौंदर्यीकरण नहीं, पूरा भरा हुआ, ये आप देख ही रहे हो, ये आपके सामने। इतनी जगह है कि इसमें पार्क बन सकता है, इसमें पेड़ पौधे लग सकते हैं, और तो और इसमें ई रिक्शा वगैरह को अगर जाम लगता है तो उन्हें पार्किंग भी दे सकते हैं, और तो और ऑटो वालों को भी पार्किंग दे सकते हैं, और तो और ज़रूरत पड़ने पर PWD या MCD या जिसके अंडर भी आता है ये रोड, यहाँ पर चाहे तो वो अपनी पर्सनल पार्किंगें भी बना सकते हैं जो इनके पास अपनी जगह है। कुछ टाइम पहले मुझे तो ऐसा लगता कि कागजों में काम चला था और नाम मात्र के लिए, यानी कि 5% काम हुआ होगा जो तोड़ फोड़ करके दिखाया। उसके बाद में आपके चैनल के माध्यम से और आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, देखो क्या हाल हुआ। उत्तर पूर्व दिल्ली के बाबरपुर मौशपुर मेन रोड पर भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है। रविवार की सुबह अचानक से सड़क धंसने से सड़क के बीचों बीच काफी गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि रविवार के दिन छुट्टी होने की वजह से इस सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और समय रहते वाहन चालकों ने अपने वाहन पीछे ही रोक लिए और कोई हादसा होने से बच गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 1 साल पहले भी इसी सड़क पर पहले भी हादसा हुआ था। इसी सड़क पर अचानक से बहुत गहरा गड्ढा बन गया था, लेकिन जिसमें एक कार गिर पड़ी थी। स्थानीय निवासियों का कहना है ये सड़क PWD की है और इस सड़क पर पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य भी चल रहा था, जिसके चलते अचानक से सड़क धंसने से गहरा गड्ढा बन गया और हादसा होते होते बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की सड़कों के हालात खराब हैं, जिसके चलते इस तरीके के हादसे लगातार होते जा रहे हैं। बारे में 1 साल पहले भी यही हुआ था और काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था, काफ़ी बड़ा बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और कम से कम 15 महीने 15 दिन में वो ठीक भी हुआ था। ये मौजपुर मेट्रो का स्टेशन है, बिल्कुल 10 कदम पे, और सामने विक्टर स्कूल है। मौजपुर चौक पे हमारा मंदिर है और जाफराबाद मेट्रो का स्टेशन है। ये फिर दोबारा रिपेयरिंग होने के लिए तैयार है। PWD की रोड है, जल बोर्ड वाले रिपेयरिंग कर रहे हैं। आज भीड़ भाड़ वाला एरिया है और जो पुस्ते वाला रोड है उस पर भी सरकार का काम चल रहा है, भजनपुरा वाले पे भी काम चल रहा है। तो मैं तो सरकार से और जल बोर्ड के कर्मचारियों से और आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, जल्द से जल्द सही करें। पूर्व दिल्ली के कुछ इलाकों में लंपी वायरस पशुओं में देखा गया है। CCN के रिपोर्टर RR चौधरी ने जाकर पूर्व दिल्ली की गाजीपुर की गौशाला में जाकर देखा। वहां एक भी गाय इस वायरस से पीड़ित नहीं थी, मतलब किसी में लंपी वायरस नहीं था। गौशाला चलाने वाले लोगों का कहना है कि अगर किसी गाय को बुखार भी आता है तो हम उसको 3 दिन के लिए क्वारंटीन कर देते हैं। अभी गौशाला में लंपी वायरस का कोई भी केस नहीं आया है। इसमें ऐसा है कि एकदम ये ध्यान कर रहे हैं कि भाई कोई भी बाहर के गाय हम अपने अंदर यहाँ ना आए। दूसरा नंबर, हम अपनी गाय का जो भी रोजाना अपनी गायों में घूम रहे हैं, कोई भी गाय बीमार होती है, बुखार होता है, उसको हम बिल्कुल एकदम उसको यही संभावना होती है कहीं लंपी ना आ जाए तो उसको एकदम अलग कर देते हैं। तो उसको 3 दिन हम दवाई देते हैं तो 3 दिन में गाय ठीक हो जाती है हमारी। इसमें यही है कि एक गाय को अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो वो दूसरी गाय के संपर्क में ना जाए, ये हम उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें फुंसियाँ निकलती है गाय के, और गाय के ऊपर जैसे फुंसी हो जाती है तो फिर उसमें वो फूट जाती है, जैसे अपने शरीर में होती है। फूटने के बाद में जो उसमें ऊपर जो खाल है अगर वो वहाँ गिर जाती है और वो दूसरी गाय उसके संपर्क में आ जाती है, वो दूसरी गाय को भी अवश्य आएगी। तो इसका तो यही है कि जो एक गाय में अगर आती है तो जो भी गाय में अगर बीमारी आती है उसको एकदम अलग उसका साइड उन गायों से जो स्वस्थ गाय हैं उनसे बिल्कुल अलग कर दिया जाए। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में हेल्प 24 संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें युवाओं ने आकर ब्लड को डोनेट किया है और कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें आकर लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सुबह से यहाँ 100 के आसपास लोगों ने ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और ऐसी उम्मीद है कि 150 और 200 के आसपास का ये आंकड़ा जाएगा।
देखिए, आज देखने को मिल रहा है कि जैन समाज का जितना भी यूथ है आज यहाँ आया हुआ है और अपनी स्वेच्छता से रक्तदान कर रहा है। रक्तदान हमारे लिए तो बेनिफिट होते ही है, सामने वाले की जब मदद होती है उस वक्त से, जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी बहुत सहयोग मिलता है। और उसी के साथ जो हेल्प 24 ने एक उद्देश्य रखा हुआ है कोरोना मुक्त दिल्ली को, उसके लिए कोविड वैक्सीन का भी इंतजाम किया गया है और लगभग 120 के करीब अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। लगभग पूरे उत्तर भारत में 1000 के आसपास कैंप लग चुके हैं और हमारा ये कैंप भी सब युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 80 के आसपास यूनिट लग चुकी हैं और 100 से प्लस का टारगेट है और ऐसे ही वैक्सीन का कैंप है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।